So hello and welcome to CS Anand Kankani, Learning with CS Anand Kankani and हमारे PYQ सीरीज के अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर फॉर CA इंटरमीडिएट लेवल लॉ आज हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम मई 2018 टिल जनवरी 2021। सो तकरीबन पिछले 6 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको आंसर को आपको लिखना चाहिए था और अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तकरीबन कुछ 12 क्वेश्चंस है जो ये पिछले 6 अटेम्प्ट में आपको पूछे गए हैं पर्टेनिंग टू शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर। तो अगर मैं बात करता हूँ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला, वी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 72 तक के सारे प्रोविजंस हम यहाँ पर आज कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इन मई 2018 और ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए। एंड दिस क्वेश्चन डील्स विद द शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक से कवर होता है। इसमें आपको बताया हुआ है हर्ष परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ सिंघानिया लिमिटेड फ्रॉम प्रतीक एंड सेंट दोज शेयर्स टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर in his name. The company neither transferred the shares nor sent any notice of refusal of transfer to any party within the period stipulated in the Companies Act 2013. तो आपका क्वेश्चन ये है, what is the time frame in which the company is supposed to reply to the transferee? और दूसरा, does Harsh the transferee have any remedies against the company for not sending the intimation in relation to the transfer of shares to him? तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक पार्ट में वो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम, जब भी शेयर ट्रांसफर होता है आप कंपनी को इंटीमेट करते हो फॉर द चेंज इन द नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो क्या टाइम फ्रेम है जिसमें आपको यहां पर कंपनी को रिप्लाई करना होगा। और दूसरा, अगर कंपनी ने इस टाइम फ्रेम में रिप्लाई नहीं किया तो फिर आपके पास क्या राइट है। तो आपको यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे ही ये शेयर ट्रांसफर होगा आप यहाँ पे कंपनी को भेजोगे कि शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, तो कंपनी को कितने महीने में और कितने टाइम पीरियड में रजिस्टर कर लेना होगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द शेयर ट्रांसफर शुड गेट रजिस्टर्ड। अगर आप कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करो या फिर अनम्यूट करके आंसर करो, तो व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच द ट्रांसफर शुड बी रिकॉर्डेड। इट शुड बी रिकॉर्डेड विद इन, अच्छा 60 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पे धवल ने बोला। 60 डेज किसके लिए होता है धवल, 60 डेज किसके लिए होता है। चलो यहाँ पे एक बार अपना पूरा प्रोविजन भी रिवाइज हो जाएगा। 60 डेज इज फॉर व्हाट, 60 डेज में कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है या ट्रांसफरर ट्रांसफरी के ऊपर। ट्रांसफरर ट्रांसफरी, राइट। तो 60 डेज वाला टाइम पीरियड जो है वो यहां पर फिट इन नहीं होगा, तो यहां पर क्या आंसर होगा आपका फिर। तो कंपनी के लिए कितना टाइम है, 30, 1 month टाइम पीरियड इज देयर, करेक्ट। सो 60 डेज इज फॉर द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी कि वो इंटीमेट करेंगे। यहां पर कंपनी के लिए कितना टाइम है, कंपनी के लिए यहां पर टाइम है 1 month। विद इन 1 month द कंपनी मस्ट रजिस्टर। तो आपका सिंपल यहां पर आंसर हो जाएगा दैट विद इन 1 month द कंपनी मस्ट रजिस्टर। और अगर कंपनी यहां पर इसको रजिस्टर नहीं करे तो इसके रिफ्यूजल के लिए कितना टाइम होगा। अगर कंपनी यहां पर नहीं ट्रांसफर कर रही है तो रिफ्यूजल के लिए कंपनी के पास कितना टाइम है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ट्रांसफर डीड। कंपनी को इंटीमेट करना होगा ट्रांसफरी को कि हम इस ट्रांसफर को अभी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, और क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे उसका रीजन आपको यहाँ पर देना होगा। सो टाइम फ्रेम जो आपको यहाँ पर बताया वो टाइम फ्रेम क्या है, दैट विद इन 1 month फ्रॉम द इंटीमेशन द कंपनी मस्ट रजिस्टर, and in case the transfer is being refused, then within 30 days from the receipt of the transfer deed, company must intimate
टू द ट्रांसफरी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आ रहा है कि फिर यहाँ पे आप बताओ ट्रांसफरी के पास क्या राइट है। कंपनी अगर ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं कर रहा तो यहां पर कंपनी के पास मतलब जो ट्रांसफरी है उसके पास क्या राइट होगा। इन दैट केस यहां पर जो ट्रांसफरी है वो किसके पास जाएगा। ट्रांसफरी विल फाइल एंड अपील टू द NCLT। द ट्रांसफरी इज गोइंग टू फाइल एन अपील टू दी NCLT और फिर NCLT यहां पर क्या करेगा। NCLT इज गोइंग टू डायरेक्ट द कंपनी कि आप इसको रजिस्टर करो एंड अकॉर्डिंगली यहां पर कंपनी को फिर उसको रजिस्टर करना होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। राइट, कमेंट सेक्शन पे अगर आप इसको अटेम्प्ट करके बता दो ये क्लियर हुआ। ओके फाइन, देन लेट्स गो अहेड और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। इसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 5A ये फर्स्ट पार्ट था, अब आ जाएगा 5A सेकेंड पार्ट। राइट, तो अगर आपको बाय द वे इसका एक चार्ट अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने चार्ट भी देखा था ना। रिफ्यूजल फॉर ट्रांसफर सेक्शन 58 के अंदर आप जा सकते हो, अंडर सेक्शन 58। चलो इस क्वेश्चन को क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे इसके साथ एक और पेरिफेरल डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताओ एक और सेक्शन है जिसके अंदर जो शेयर होल्डर है वो NCLT के पास जाता है। एक और सेक्शन, क्या पता आपके अटेम्प्ट में वो वाला सेक्शन आ जाए। क्या वो सेक्शन आपको याद है। क्या आपको ये सेक्शन याद है। इफ यू रिमेंबर हमने कुछ इस तरीके से चार्ट बनाया था। करेक्ट, धवल ने आंसर किया सेक्शन 59। सो अंडर सेक्शन 58 आप अपील करोगे टू द ट्राइब्यूनल्स। आई राइट हियर अपील टू NCLT अंडर सेक्शन 58। दिस इज फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर और इसमें जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम आपके पास 30 डेज का एंड दिस विल बी डन बाय द ट्रांसफरी। लेकिन रेक्टिफिकेशन के लिए कौन फाइल कर सकता है। अंडर सेक्शन 59 फॉर द रेक्टिफिकेशन who can file here। any aggrieved member, any member, company, कोई भी। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये आपका कमेंट सेक्शन पे आंसर देख के लग रहा है पढ़ाई किया है आपने। तो यहाँ पर अग्रीव्ड मेंबर और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी और यहाँ पर कंपनी खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। वेरी वेरी गुड, तो ये अगर आपको याद है दिस मीन्स इट इज गुड। लेट्स गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके इसी अटेम्प्ट का है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। अभी जो हमने सॉल्व किया वो फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है। 3 मार्क्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सा बायबैक का आपका क्वेश्चन है। राइट, 3 मार्क्स है विच मींस 1 मार्क ईच। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है Exgen company has paid up equity capital and free reserves to the extent of 50 lakh rupees. The company is planning to buy back the shares to the extent of rupees 4 lakh 50,000. The company approaches you for the advice with regard to the following। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको है वो क्या है। Is special resolution required to be passed। चलो एक काम करते हैं, बाईबैक के एक बार थोड़े से प्रोविजन को रिवाइज कर लेते हैं। PYQ सेशन के अंदर कॉन्सेप्ट्स भी ब्रश अप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो अगर कंपनी बाईबैक करे तो बाईबैक करने के लिए कंपनी को दो तरह के रेजोल्यूशंस पास करने पड़ सकते हैं। एक होगा बोर्ड रेजोल्यूशन और दूसरा हो जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। राइट, अब बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए क्या लिमिट है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या लिमिट है, अगर आप कमेंट सेक्शन पे फटाफट से इसको आंसर करो तो। फॉर बोर्ड रेजोल्यूशन व्हाट इज द लिमिट। Very good. 10%. And for special resolution, the limit is going to be 25%. But 25% and 10% of what? ये भी बहुत important है। Of the paid up capital, जिसमें हम सिर्फ equity को count करेंगे, plus free reserves and plus securities premium. Correct? तो अब इस केस में अगर आप यहाँ पे चेक करो कंपनी का पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स कितना है 50 लाख रुपीस और वो बाईबैक कितने का करना चाहते हैं 4,50,000 का। तो आप यहाँ पर अगर इस आंसर को शुरू करो, सी इवन दो इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन बट आई वुड स्टिल सजेस्ट आप अपने आंसर को इस तरह से शुरू करना। अ कंपनी इंटेंडिंग टू डू बाईबैक can do buyback by passing a board resolution if the buyback is up to
10% of the paid up capital, free reserves and securities premium. However, if it is for 25%, then the special resolution needs to be passed. फिर सेकेंड पॉइंट में आप यहां पे लिख दोगे कि कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स, दिस इज 50 लाख रुपीस, और कंपनी का जो इंटेंडेड बायबैक साइज है, इंटेंडेड बायबैक साइज, आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखोगे एग्जाम के अंदर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बट आप एग्जाम में इसको नहीं लिखोगे, तो ये कितना हो गया, 4,50,000 आउट ऑफ 50 लाख रुपीस। तो आप मुझे बताइए ये तो बायबैक कितने परसेंट का हो रहा है, दिस बायबैक इज हैपनिंग ओनली फॉर 9%, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर यहाँ पे दिखा दिया तो एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए, having said that these two provisions, now is special resolution required? Is special resolution required? Answer is no, because this is less than, or this is within 10%. Less than तो मत लिखेगा, this is not more than 10%, right? Answer is no, no special resolution needed, because this is not more than 10%. Okay. फिर आपके पास आ जाएगा व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। आप मुझे बताइए बायबैक कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन, कमेंट सेक्शन पे आपके आंसर आ रहे, वेरी गुड, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, और अगर करेक्ट आप लिखो तो और भी ये ज्यादा बेटर रहेगा, विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, from the board resolution or the special resolution as the case may be। इस केस में जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन है तो 12 months from the date of passing of the board resolution। इसके अलावा what should be the ratio of the aggregate debts to the paid up capital and free reserves after buyback? So post buyback debt equity ratio कितना होना चाहिए, post buyback your debt equity ratio should be, लैंग्वेज ध्यान रखना, 1:2, 1:2 what, 1:2 what, आप थोड़ा सा अपने आंसर को यहाँ पे सही करो, 1:2 what, आप सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधारो यहाँ पे, पोस्ट बायबैक द डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड, अब मुझे बताइए 1:2 होगा या 2:1 होगा। धवल आपने कमेंट सेक्शन पे 1:2 लिखा है, तो ये 1:2 होगा या 2:1 होगा, बिकॉज मीनिंग दोनों का चेंज हो जाएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी 2:1। अब सर हमें कैसे पता 2:1 है, 1:2 भी तो हो सकता है। देखो इसका सिंपल आंसर है, जब हम बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो के लिए, तो डेट इक्विटी रेशियो कैसे आएगा, इट इज गोइंग टू बी योर डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट अगर 2, इक्विटी 1, तो ये आपका मेंटेन रहना चाहिए, इससे ज्यादा आप डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन, मतलब आप एक्सीड नहीं कर सकते, योर डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। कैन इट बी लेस, कैन इट बी लेस, आंसर इज यस, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1, करेक्ट। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मई 2018 का एक और क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, जो हमने शायद रेगुलर लेक्चर के अंदर भी डिटेल में कवर किया है। कैन इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बी इशूड, इफ यस स्टेट द कंडीशंस अंडर विच सच शेयर्स मे बी इशूड। तो आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। सबसे पहला, क्या कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को इशू कर सकता है, यस और नो। सबसे पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा, कैन द कंपनी इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, आंसर इज यस। क्या आप में से कोई सेक्शन अटेम्प्ट करेगा, अंडर विच सेक्शन, हालांकि अगर आप नहीं रखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, बट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो तो कमेंट सेक्शन पे, करेक्ट, सेक्शन 43। सो अंडर सेक्शन 43 of the Companies Act,
प्लस रेड विथ कंपनीज शेयर कैपिटल and debenture rules, right? Share capital and debenture rules 2014. A company can issue equity shares with differential voting rights. तो ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट आपके पास आता है, व्हाट आर द कंडीशंस। तो कंडीशंस कहां पर लिखा हुआ है, कंडीशंस रूल्स में लिखे हुए है कि नहीं। सो व्हाट आर द कंडीशंस, तो आपका सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या क्या कंडीशंस होंगे। सबसे पहला कंडीशन तो मैंने आपको बताया, थ्रू आउट कंपनीज एक्ट में आंख मीच के आप एक लिख सकते हो, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यस और नो। अगर आर्टिकल्स ही ऑथराइज नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे अटेम्प्ट करके बताओ, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के लिए द कंपनी नीड्स टू पास अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और अ स्पेशल रेजोल्यूशन। वेरी वेरी गुड, द कंपनी नीड्स टू पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर यही कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो फिर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किससे पास होगा, वाया पोस्टल बैलेट। अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट भी आ जाएगा, ओके। इसके अलावा आप मुझे बताओ, क्या मैं एग्जिस्टिंग शेयर्स को कन्वर्ट कर सकता हूं डीवीआर में। कैन आई कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू डीवीआर, द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, कैन दे बी कन्वर्टेड इनटू डीवीआर। तो यहां पर आंसर है नो। सो इट शुड नॉट बी issued by way of conversion of existing shares, right? So it should not be issued by way of conversion of existing shares। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को कन्वर्ट करके इशू करना चाहते हो तो इट इज नॉट अलाउड। फर्दर अगर आप यहां पे कंडीशंस को देखो तो क्या आ जाएगा यहां पे, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज, जो मैक्सिमम वोटिंग राइट होगा, मैक्सिमम वोटिंग राइट ऑफ टोटल डीवीआर, दिस शुड वेरी वेरी गुड शुड नॉट एक्सीड 74%, राइट। ये आपका एक अमेंडमेंट है, शुड नॉट एक्सीड 74%, वेरी गुड। फिर आप मुझे बताइए, देयर शुड बी नो डिफॉल्ट, यस और नो, देयर शुड बी नो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का लिस्ट काफी लंबा है, तीन डिफॉल्ट्स के बारे में बात किया गया है। एक तो देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न and financial statements, yes or no, there should be no default in the filing of annual return and financial statements for the preceding preceding three financial year। पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर फाइल किया हो। इसके अलावा देयर शुड बी नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि आप अभी डिफॉल्ट पीरियड में नहीं हो, देयर शुड बी नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट्स ऑफ द डिविडेंड, देन डिपॉजिट्स, देन रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अलावा आपके डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसमें आपका सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके इसमें सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है देन इन दैट केस यू कैन नॉट इशू द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसके अलावा यहां पर देयर शुड नॉट बी अ डिफॉल्ट। अब ये वाले डिफॉल्ट में एक डिफरेंस है, डिफॉल्ट करने के बाद देयर शुड बी नो डिफॉल्ट, एंड इफ डिफॉल्टेड
then after 5 years from the date when the default was made good. या default was remedied, कंपनी कैन इशू. अब यहां पर डिफॉल्ट किसके बारे में बात हो रहा है? देयर शुड बी नो डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. ये पीईआर कर दिया मैंने. देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेफरेंस डिविडेंड. इसके अलावा आपने अगर टर्म लोन के अंदर डिफॉल्ट किया है, राइट, तो उसके बाद भी 5 साल का टाइम पीरियड आ जाएगा. टर्म लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक. इसके अलावा अगर आप देखो आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज, राइट, द स्टैट्यूटरी ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज, आपने यहां पर डिफॉल्ट नहीं किया हो. इसके अलावा क्रेडिट टू द इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसमें भी आपने डिफॉल्ट नहीं किया हो. इनमें अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको कूलिंग पीरियड रहेगा कितना? 5 इयर्स का. प्लीज मेंशन, अगर आप सिर्फ ऐसे लिख के आते हो देयर शुड बी नो डिफॉल्ट, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है. इसके अलावा यहां पर और एक कंडीशन आ जाएगा दैट कंपनी शुड नॉट हैव बीन पेनलाइज्ड. क्या आप मुझे वो सेक्शंस का लिस्ट बता सकते हो? कंपनी शुड नॉट हैव बीन पेनलाइज्ड. The company should not have been penalized in the preceding 3 financial years. कौन से अंडर विच एक्ट? आपके जितने सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ है, करेक्ट. सो यहां पर सेबी एक्ट, देन SCRA एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI एक्ट, करेक्ट. और यहां पर क्या आ जाएगा? फेमा, फेमा एक्ट. ईयर अगर लिख सको तो जरूर लिखना. सेबी 1992, SCRA 1956, RBI 1934 और फेमा 1999. ओके. और कंपनी को ये पिनलाइज कौन करेगा? बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल. अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने किया तो फिर आप यहां पर इशू नहीं कर पाओगे. और अंदर एनी अदर स्पेशल एक्ट. वेरी गुड, ये एक पॉइंट मैं मिस कर गया था. धवल ने कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताया any other special act are convicted, you should not be penalized. इसके अलावा कंडीशंस के बाद में एक पॉइंट और आ जाएगा रिपोर्टिंग के लिए. ठीक है, तो आप क्योंकि ऑडिटर बनोगे तो आप यहां पर बोर्ड रिपोर्ट और के बारे में भी बताओगे. लिख लो, ये भी एक कंडीशन है दैट whenever the differential voting right shares are issued it has to be mentioned in the board report. है कि नहीं? एज अ ऑडिटर आप चेक करोगे बोर्ड रिपोर्ट, और बोर्ड रिपोर्ट में आपको क्या बताना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने यहां पर अलॉट किए हैं. इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा व्हाट इज द डिटेल ऑफ द वोटिंग राइट और द डिविडेंड जो भी आपका है. इसके अलावा व्हाट इज द टोटल पोस्ट इशू परसेंटेज ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स. ये आ जाके आपका यहाँ पर पूरा आंसर कंप्लीट होता है. और आप देखो आपने एक एक चीजों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से एग्जामिनर के सामने प्लेस किया. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और दोबारा भी जब एग्जाम में आएगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट सेम क्वेश्चन रिपीट होगा और इसी तरह से 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा. और आपको ये सारे के सारे कंडीशंस वहां पे लिखने हैं. जस्ट बी वेरी केयरफुल while writing your answer. No default in what, कहां पर subsisting लिखा है, और ये जो टाइम पीरियड यहां पर आपको दिया है 3 फाइनेंशियल ईयर, ये सब आपको पूरा लिखना होगा. राइट, आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये है आपको फ्रॉम योर नवंबर 2018 अटेम्प्ट, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. 2 मार्क्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा है.
और इसमें बताया हुआ है एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट, जिसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल बता दिया, आपको फ्री रिजर्व्स बताए, सिक्योरिटीज प्रीमियम बताया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बताया और रिवैल्यूएशन रिजर्व बताया. And the directors of the company seeks your advice in the following cases: whether the company can give a bonus share of 1:3, और दूसरा what if the company decides to give the bonus share of 1:2. ओके, सबसे पहले तो आप मुझे यहां पर ये बताओ कि बोनस के लिए व्हाट इज द रेशो. अगर मैं बोनस में बोल रहा हूं 1:3, सो 1:3 में यू आर गेटिंग 3 शेयर्स और यू आर गेटिंग 1 शेयर्स. सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये बताओ व्हाट इज दिस. इफ द रेशो इज 1:3, इट इज व्हाट, you are getting 1 share. The ratio is always in the ratio of get is to have. Okay, very very good. दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ये बताना है what are the sources of bonus. what are the sources of bonus. आप बोनस इशू अगर करना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहला सोर्स क्या होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. फिर आप यूज करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिल्कुल करेक्ट सलोनी धवल. और फिर आप यूज करोगे एनी अदर फ्री रिजर्व्स. मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बिकॉज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए मैं लिख रहा हूं. एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे, यू विल फुल्ली राइट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. अब यहां पे अगर कंपनी बोनस इशू करना चाहता है 1:3 का और कंपनी का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 30 लाख, तो आप यहां पे क्या बोलोगे दैट द एग्जिस्टिंग equity share capital of the company is 30 lakh rupees, right? It is 30 lakh rupees या 3 लाख शेयर्स हैं आपके पास. तो अगर कंपनी यहां पर बोनस इशू करेगा, ठीक है, 1:3 का, तो आप मुझे बताओ कंपनी को कितने फंड्स चाहिए. फंड्स नीडेड, इट विल बी 10 लाख रुपीस. सर ये 10 लाख का अमाउंट कहां से आया. ऋतिक और धवल ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर दिया है. This is going to be 1/3, correct? This is going to be 1/3 into 3 lakh shares. तो इससे तो आपके पास निकल के आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू से. ये क्या है, ये है आपका बोनस रेशियो. ये क्या है, ये हो गए आपके नंबर ऑफ शेयर्स. और 10 रुपीज क्या है, ये हो गया आपका फेस वैल्यू. तो आपका जो बोनस रेशियो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो विद द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, तो आ जाएगा आपके पास फंड्स नीडेड. सो 1:3 के बोनस के लिए आपको कितना फंड्स चाहिए 10 लाख रुपीस. लेकिन यही अगर आपका बोनस 1:2 होगा तो आपको कितना फंड्स चाहिए. देन द फंड्स नीडेड, दिस विल बी 1/2 इंटू 3 लाख शेयर्स. तो हमें 1.5 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. एक शेयर का वैल्यू होगा 10 रुपया, तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपीस. राइट, ये कॉमा गलत जगह लग गया. चलिए, सो 15 लाख रुपीस कंपनी विल रिक्वायर टू इशू बोनस शेयर्स फॉर 1:2. अब आप यहां पे चेक करके बताओ, आप इस तरह से वर्किंग पूरा शो कर दो. अब आप मुझे बताओ कंपनी क्या फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकता है फॉर बोनस. आंसर इज यस, दिस कैन बी यूज्ड. इसको यूज किया जा सकता है. क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जा सकता है. आंसर इज यस. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आंसर इज यस. क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी यूज कर ले. कैन द रिवैल्यूएशन रिजर्व बी यूज्ड. आंसर इज नो. राइट, सो द अलावेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व्स, मतलब कंपनी का अगर देसी टर्म में अगर हम यूज करें तो कंपनी का औकात कितना है बोनस इशू करने का. इट इज 4 लाख प्लस 3 लाख 7, 7 plus 5, 12 lakh rupees. So the company has sufficient funds to issue bonus shares up to rupees 12 lakh. So इस केस में when the company wants to make a bonus issue of 1:3, company can. So here whether the company can issue bonus shares, answer is yes. But here can the company issue, क्योंकि यहां तो कंपनी को कितना चाहिए 15 लाख रुपीस चाहिए. So here the company cannot, okay, because of insufficient funds in the reserve. और आप चाहो तो एक नोट में ये भी लिख सकते हो
this reserve cannot be used. This reserve cannot be used for the purpose of bonus shares. Guys, is this clear? Is this clear? चलिए तो फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. नवंबर 2018 अटेम्प्ट के अंदर ही एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए. अच्छा क्वेश्चन था. November 2018, and this is question number 4 part B, and this was asked for 4 marks. अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है X, a member of LKM Limited, is holding 250 shares, which is partly paid. Okay, the company held its annual general meeting or the general meeting where the voting right was denied to X, claiming he has not paid the calls on the shares held by him. Examine the validity of the company's denial to X with reference to the relevant provisions of the Companies Act 2013, assuming that the articles of association of the company do not restrict the voting right of such members. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर करना होगा, क्या कंपनी इस तरह से वोटिंग राइट को डिनाई कर सकता है? तो शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट कहां पर आपको डिफाइंड होगा? द वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स कहां पर आपको गिवन होता है कंपनीज एक्ट में? कंपनीज एक्ट में वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर कहां पर जाएगा? मैं कमेंट सेक्शन पे आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं. विनीत ने यहाँ पे पूछा है हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर. विनीत, आप कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो? हाउ टू प्रेजेंट द लास्ट वन, ये वाले क्वेश्चन को? बिल्कुल सिंपल. देखो आप यहाँ पे बता दो, इस तरह से करके आपने ये प्रोविजंस दिया. देयरफॉर अब देखो, आपने जब ये सोर्स लिखा है तो आप चाहो तो यहीं पर ही टोटल वो लगा के आप बोल दो दिस इज 12 लाख रुपीज. राइट, 12 लाख रुपीज आप यहाँ पे बोल दो, क्योंकि ये हो गया 4, 3 एंड 5. सो दिस इज 4 लाख, 3 lakhs एंड 5 lakhs. और एग्जिस्टिंग कंपनी का ये है, तो अब डी पार्ट में आपका ये आ जाएगा. When the bonus issue is to be made, funds needed is 10 lakh. Therefore, yes, the company can do the bonus because 12 lakh is the funds which are actually available. और यहाँ पर आप जब लिखोगे 15 lakh, तो इधर आप आंसर लिख दोगे no, bonus cannot be made. सिंपल. तो ये आपका डी पार्ट और ये हो गया आपका ई पार्ट. सिंपल. आपका आंसर देखो, अब आप ये मत बोलना सर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लिखना है क्या. सी, आपको टाइम उतना लगेगा नहीं, पर अगर आप सिर्फ यस नो लिख के आते हो तो शायद आपको मार्क्स वहां पर कट हो जाए, आपके आपके मार्क्स कट हो जाए. और जब आप इस तरह से डिटेल में आंसर लिख के आते हो तो फायदा होता है. टाइम मैनेजमेंट डोंट वरी हो जाएगा, उसका ट्रिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लासेस में भी बताया हुआ है, आगे भी शेयर करूंगा कि आप लोगों के पास उतना टाइम होगा. जब आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे यू विल रियलाइज दिस विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. चलिए, तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कौन सा सेक्शन है. तो यहाँ पर धवल ने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया है सेक्शन नंबर 47. वेरी गुड. सो आपके जो शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स है, ये दो प्रोविजन दो ही जगह डिफाइंड होता है. एक होता है सेक्शन 47 के अंदर, और दूसरा इस तरह से करके ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस कहां पर डाला जा सकता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोई रेस्ट्रिक्शन डाले तो आप वहां पर बोल सकते हो कि जब तक पार्टली पेड अप शेयर है वोटिंग राइट इज रेस्ट्रिक्टेड. अदरवाइज क्या सेक्शन 47 इस तरह से वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है? आंसर इज नो. So if there is no restriction in the articles of association, then company cannot restrict the voting right of any shareholder on the ground that the shares are not fully paid. Guys, is this clear? Is this clear? ये वाला पॉइंट. तो इसमें आप आंसर कैसे करोगे? यू विल मेंशन इन योर आंसर. पहला पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे दैट द वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, राइट, और लेट्स से द मेंबर is governed under section 47 of the Companies Act 2013. फिर आप यहां पे बताओगे however restrictions can be placed, restrictions can be placed in the articles of association, right. अब सेकेंड पॉइंट आपका यहां पे हो जाएगा कि यहां पर जो शेयर्स है वो पार्टली पेड अप है. सो हियर even though the shares are partly paid up, आपका बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आंसर यहां पे रहेगा. even the shares are
partly paid, but since the articles of association do not impose any restriction, the articles of association do not impose any restriction, hence company cannot restrict the voting right on the ground that the shares are partly paid up. अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कंपनी का जो एक्शन है वो वैलिड है? तो यहां पर आंसर थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा? सो कंपनी इज नॉट करेक्ट इन डिनाइंग वोटिंग राइट्स टू, जो शेयर होल्डर का नाम है एक्स। आप बताइए, इज दिस करेक्ट? ये करेक्ट हुआ? चलिए फिर यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास आ रहा है मई 2019। 2018 नवंबर का पेपर कंप्लीट हो गया, दिस इज मई 2019 और मई अटेम्प्ट में एक ही क्वेश्चन आया था और वो ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी दो पार्ट्स आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है विच फंड में बी यूटिलाइज्ड बाय अ पब्लिक कंपनी फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, बायबैक के लिए। तो कौन से फंड्स हैं जिनको आप बायबैक के लिए यूज कर सकते हो? और दूसरा आपसे पूछ रहा है ऑल्सो explain the provisions of the Companies Act regarding the circumstances in which a company is prohibited to buy back its own share. Quickly, क्या आप मेरे को इसका आंसर बता सकते हो? सेक्शन नंबर, what is going to be the section number? सेक्शन नंबर क्विकली, ये मैंने आपको बताया भी था। वेरी गुड ऋतिक, विनीत, आपने आंसर किया। इट इज गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 70। ओके, सो इट्स सेक्शन 70 जहां पर प्रोहिबिशन किया गया है द कंपनी कैन नॉट डू बायबैक। तो पहले चलो इसका आंसर करते हैं, फिर इसमें भी हम इसके अटेम्प्ट कर लेंगे। तो सेक्शन 70 में कौन कौन से सिचुएशंस है जहां पर रेस्ट्रिक्शन डाला गया बायबैक के लिए? सो बायबैक कैन नॉट बी डन फ्रॉम, द बायबैक कैन नॉट बी डन फ्रॉम, नो बायबैक फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनीज, याद आ रहा है? दूसरा, नो बायबैक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इन्वेस्टिंग कंपनीज, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनीज। इसके अलावा इफ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट, चार सेक्शंस में अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो भी बायबैक नहीं होगा। हाँ, रीपेमेंट डिपॉजिट्स है बट उसपे कूलिंग ऑफ पीरियड है, करेक्ट। तो चलिए, क्योंकि आपने ये बोल दिया तो मैं डिफॉल्ट ये लिख देता हूं। तो डिफॉल्ट यहां पर क्या रहेगा? डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स और द इंटरेस्ट। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ द लोन्स और इंटरेस्ट, लेकिन लोन या इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीपेमेंट ऑफ द लोन। इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, करेक्ट, रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स और इवन आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, करेक्ट। तो इन सब में अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आप बायबैक नहीं कर सकते। लेकिन ये डिफॉल्ट ठीक करने के बाद क्या आप इमीडिएटली बायबैक कर सकोगे? आंसर इज नो, देयर विल बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड। व्हाट इज दैट कूलिंग ऑफ पीरियड? कूलिंग ऑफ पीरियड, करेक्ट ऋतिक, कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 years from the date of good, जब से आपने इस डिफॉल्ट को सही किया और सिंस द डिफॉल्ट इज रेमिडेड।
इसके अलावा एक और डिफॉल्ट का लिस्ट है आपके पास जिसमें 4 सेक्शंस का रेफरेंस दिया गया है. The company should not have defaulted in 4 sections: section 92, section 123, section 127 and section 129. 92 is for your annual return. अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करके रखा आप बायबैक नहीं कर सकते. इसके अलावा 123 इज फॉर द declaration of dividend. 127 is for the distribution of dividend. करेक्ट. और 129 जो आपका रहेगा वो आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. तो अगर आपने ये 4 सेक्शंस में डिफॉल्ट करके रखा हुआ है तो फिर आप बाईबैक अभी नहीं कर सकते जब तक आप डिफॉल्ट में हो. और यहां पर डिफॉल्ट करने के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा. ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बाईबैक. ये तो अल्टीमेटली सोर्सेज का ही बात हो गया. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बाईबैक. बाईबैक कहां से कर सकते हो आप. यू कैन डू द बाईबैक फ्रॉम रिजर्व्स. अब रिजर्व्स में आपके पास दो है, या तो फ्री रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर द बाईबैक वुड बी डन आउट ऑफ कैपिटल. और कैपिटल में क्या आ जाएगा, एनी अदर इशू. करेक्ट. और बाय इशू ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज. सेम क्लास का नॉट अलाउड, एनी अदर क्लास. तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से करोगे. पहला पॉइंट आपका हो जाएगा द सोर्सेस ऑफ बायबैक और द कंपनी कैन परचेज बायबैक आउट ऑफ रिजर्व्स और आउट ऑफ कैपिटल. रिजर्व्स में फिर ये दो पार्ट और कैपिटल में एनी बाय इशू ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज. दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे सेक्शन 70 प्रोहिबिट्स द बायबैक of its own share in certain cases where the buyback is done from the subsidiary company or the buyback is done from the investment or group company, or if the company has defaulted in these and a period of 3 years has not elapsed since the default is remedied, or last point, if the company is in default in these 4 sections. आप बताइए क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ. क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ. तो हमारा मई 2019 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी हमने कवर कर लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं नवंबर 2019 के लिए. दिस इज नवंबर 2019 और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5A. इंटरेस्टिंगली 5A में चॉइस था और दोनों चॉइस वाले क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आपको पूछा गया. तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी 5A से ही होगा नवंबर 2019 के अंदर, और वेटेज था 5 मार्क्स. तो टोटल मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बट चॉइस में आपको कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था. अब यहां पर क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड अ नोटिस ऑन 1st February 2018 टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफरिंग to purchase one extra share for every 5 shares held by them. बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप के इशू को डील कर रहा है. विच इशू इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ध्यान से आपने सबने बोनस लिखा है, सिर्फ एक स्टूडेंट ने राइट इशू लिखा है, दो स्टूडेंट ने राइट इशू लिखा है. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. देखो अगर बोनस इशू होता तो एक टर्म आपको इस आंसर में नहीं मिलता. मैंने इस स्टेटमेंट में आपको एक टर्म नहीं मिलता. आप ये देखिए, क्या बोनस में आप शेयर्स को परचेज करते हो. आंसर इज नो. तो ये क्वेश्चन किसको डील कर रहा है, ये क्वेश्चन डील कर रहा है राइट्स इशू को. ओके ठीक है. अब राइट्स इशू में अगर आप देखो तो राइट्स इशू किस में डील होता है, इट इज डेल्ट अंडर सेक्शन, चलिए कम ऑन आंसर करो. राइट्स इशू हमने बहुत डिटेल में कवर किया था. 3 पार्ट्स आते हैं, सेक्शन 62, सबसेक्शन 1, क्लॉज ए. याद आ रहे, क्लॉज ए, क्लॉज बी प्रेफरेंशियल, क्लॉज सी ईसॉप्स. याद है 3 पार्ट में.
तो यहाँ पर राइट्स इशू के बारे में बात हो रहा है। अच्छा चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लास्ट डेट to accept the offer was on 15th Feb 2018. Only Mr. Kavi has given an application to renounce the shares offered to him in favor of Mr. Ravi, okay, who is not a shareholder of the company. Examine the validity of the application of Mr. Kavi under the provisions of Companies Act 2013 and would your answer differ if Mr. Kavi is a shareholder of X Limited. So अब आप इसमें मेरे को एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, जब हम बात करते हैं राइट्स इशू के लिए तो आप मुझे सिंपली बात बताओ, राइट्स इशू के अंदर रिनंसिएशन का राइट होता है क्या? इन दी राइट्स इशू आपको मैंने एक कंपनी लॉ के लेक्चर के स्टार्ट में जब हमने इनिशियल लेक्चर लिया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि क्या कंपनीज एक्ट को सुपरसीड कर सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? आप में से बहुतों को मैंने फाउंडेशन के अंदर भी लॉ पढ़ाया है, करेक्ट? और सबसे लास्ट में क्या आता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, करेक्ट? क्या आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट को सुपरसीड कर सकते हैं? क्या आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट को सुपरसीड कर सकते हैं? आंसर इज नो. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट सुपरसीड कंपनीज एक्ट. बट अगर आप सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 अगर आप चेक करो जो राइट्स इशू के लिए डील करता है, वहां पर सेंटेंस कैसे शुरू होता है? अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रेदर वहां पे आर्टिकल्स वर्ड यूज किया है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज. यस और नो? याद आ गया ये वाला पॉइंट? तो रिनंसिएशन के लिए सिंपली क्या है? आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखना होगा. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने कोई रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है तो आप रिनंसिएशन नहीं कर सकते, और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो आपके पास राइट टू रिनंसिएशन रहेगा. सो आप इसका आंसर कैसे करोगे? यू विल मेंशन दैट द क्वेश्चन इज pertaining to राइट्स इशू. एग्जामिनर को बता दो कि आप इसको बोनस नहीं समझ रहे हो, आप इसको राइट्स इशू ही समझ रहे हो. इज पर्टेनिंग टू राइट्स इशू एंड द रिनंसिएशन राइट. द रिनंसिएशन राइट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर. अच्छा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम थोड़ा और अपना ज्ञान बांट के आ सकते हैं वहां पे, और आप यहाँ पे बता सकते हो रिनंसिएशन राइट का क्या मतलब होता है. Renunciation means when the shareholder can transfer the offer to subscribe the shares of company under rights issue to another person. करेक्ट? इसको हम बोलते हैं रिनंसिएशन राइट. तो कितने अच्छे से आपने उसको समझाया. अब थर्ड पॉइंट में आप यहां पे क्या बोलोगे? राइट्स ऑफ रिनंसिएशन. करेक्ट? द राइट ऑफ रिनंसिएशन, this can be restricted by articles of association. So this can be restricted by the articles of association. However, if articles of association is silent, then the right to renunciation would be available. Yes or no? This right of renunciation would be available. Companies Act तो अलाउ करता ही है, बस खाली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पास क्या है? पावर है कि वो इस पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. तो इस केस में आपको क्या चेक करना होगा? सो इन दिस केस व्हाट विल बी योर आंसर?
In this case, Mr. Ravi, no, Mr. Kavi, Mr. Kavi may not be allowed to renounce his shares in favor of Mr. Kavi if the articles of association restrict such renunciation. Otherwise, it doesn't matter whether Mr. Ravi is a shareholder or not of the company, the right to renunciation can be exercised. आप बताइए, is this clear? तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दोगे यहाँ पे in this case, और फिर आपको अभी जो हमने डिस्कस किया वो वाला पॉइंट आप लिखोगे. Is this clear to all of you? Is this clear to all of you? Right? चलिए फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. क्या याद आ रहा है आप लोगों को पुराना पूरा पढ़ा हुआ ये सारा पॉइंट्स? राइट, ओके, लेट्स चेक दिस क्वेश्चन. ये भी आपके सेम अटेम्प्ट से क्वेश्चन है, नवंबर 2019, और ये चॉइस में था. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ये चॉइस में था और ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था. अच्छा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे पॉइंट्स आपको दिए. अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है? XYZ unlisted company passed a special resolution in the general meeting on 5th January 2019 to buy back 30% of its own equity shares. The articles of association empower the company to buy back its own shares. Earlier, the company had also passed, earlier the company had also passed a special resolution to buy back its own share on January 15th, 2018. The company further decided that the payment for the buyback shall be made out of the proceeds of the company's earlier issue of equity shares. In the light of the provisions of the Companies Act, decide whether the company's proposal is in order. और दूसरा आपसे ये पूछ रहा है, what will be your answer if the buyback offer date is revised from 5th January to 25th January 2019 and the percentage of buyback is reduced from 25 to 30. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत स्मार्ट तरीके से इंस्टीट्यूट ने यहां पे ये लाइन को जोड़ दिया, कीपिंग द सोर्स ऑफ परचेज एज अबव. मतलब देखो, इस पूरे प्रोविजन में अगर आप देखो, ये जो यहां पर पूरा का पूरा बायबैक हुआ है, इस पूरे बायबैक में 3 मेजर इशू है. वो 3 मेजर इशू यहां पर क्या है आप बताओ? What are the 3 violations which are done by the company in this case? सबसे पहला तो यहाँ पे बायबैक का लिमिट है. करेक्ट. सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये आपसे डील कर रहा है सेक्शन 68 सब सेक्शन 2. करेक्ट. तो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो, एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस फॉर बायबैक. आपके कंडीशंस फॉर बायबैक, या आप एज पर सेक्शन 68 स्ट्रेट अवे ये भी लिख सकते हो अगर आपको सब सेक्शन वगैरह नहीं याद. सो एज पर सेक्शन 68 द कंडीशंस फॉर बायबैक इज व्हाट, दैट इन अ फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम बायबैक आपका कितना होगा? मैक्सिमम बायबैक विल बी 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. दूसरा, आप जो यहाँ पे वायलेशंस है ना, उन वायलेशंस को आप पिक करके रखो. अच्छा, यहाँ पर आप बता दोगे एंड द बायबैक वुड बी वाया स्पेशल रेजोल्यूशन. आपने ये बताया. तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि 30% बायबैक इन्होंने किया, जबकि मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? 25%. दूसरा आपको यहाँ पर क्या बता रहा है? द बायबैक, अर्लियर बायबैक, ये दूसरा बायबैक है. पहला बायबैक इन्होंने कब किया था? जनवरी 15, 2018 को. सो the gap between two buyback, right? So this buyback cannot be done more than once in a financial year. और तीसरा आपका इसी में आ जाएगा, that the gap between two buyback, the gap between two buyback should be at least 1 year. तो एक बायबैक अगर आप करते हो तो दूसरे बायबैक में आपका 1 साल का गैप होना चाहिए. तो ये आपने सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 में, ये आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया. एज पर सेक्शन 68
of the Companies Act, the following conditions are there for the buyback. अब मैंने यहाँ पे सारे conditions नहीं लिखे, मैंने खाली pertaining to जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया वो एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिखोगे that source of buyback, the source of buyback can be, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी और क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इट कैन बी आउट ऑफ रिजर्व्स, और रिजर्व्स हो जाएंगे या तो फ्री रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, और दूसरा यहां पर हो जाएगा इट कैन बी आउट ऑफ द कैपिटल, और कैपिटल में आप यहां पर क्या कर दोगे, प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू, प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू। तो ये आपने पूरा पॉइंट बता दिया। तो इधर आपने पूरा लॉ का पूरा प्रोविजन बताया। अब आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में इसको आंसर कर दो, डिसाइड वेदर द कंपनीज प्रपोजल इज इन ऑर्डर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा नो इट इज नॉट। व्हाई? ड्यू टू वन इज साइज ऑफ बाईबैक, क्लियरली बताओ, साइज ऑफ बाईबैक हैज एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। अब आपको यहां पर दोबारा वो 25% और ये सब नहीं लिखना। दूसरा यहां पर बाईबैक में क्या प्रॉब्लम है, द गैप बिटवीन द बाईबैक और द सेकेंड बाईबैक इज प्रपोज्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम प्रीवियस बाईबैक, पिछले बाईबैक से 1 साल के अंदर अंदर ही ये बाईबैक हो गया। और तीसरा पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ बाईबैक is out of the same issue. Source of buyback is from the proceeds of, आप देख रहे हो यहां पर क्लियरली मेंशन है ना, अर्लियर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहां पर भी बायबैक आप किसका कर रहे हो, ओन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का, राइट। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या ये बायबैक आप कर सकते हो? आंसर इज नो। यस और नो, है कि नहीं? तो यहां पर आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, आंसर नो। गाइस इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर ये वाले पॉइंट में, राइट right? अब सेकेंड पार्ट में आपको यहां पर वो क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में वो बता रहा है व्हाट विल बी योर आंसर, ओके, इफ द रिवाइज्ड बायबैक इज फ्रॉम 5th जनवरी टू 25th जन। तो 25th जन अगर आपका यहां पर बायबैक होने लग गया तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो आपका देखो जो 1 ईयर वाला टाइम पीरियड है वो तो रिजॉल्व हो गया, है कि नहीं? जो 1 ईयर वाला टाइम पीरियड था आपका कि 1 ईयर के पहले पहले यहां पर बायबैक होना चाहिए था, ये 1 ईयर वाला टाइम पीरियड आपका चला गया, क्योंकि 15th जनवरी 2018 से अब 25th जनवरी 2019 आ गया, तो 1 साल का टाइम पीरियड आपका यहाँ पे निकल चुका है। What about the second thing? Percentage of buyback. The percentage of buyback is reduced from 30% to 25%. तो आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगा? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो यहां पर आपके पास आता है वो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। तो आप मुझे बताओ क्या सोर्स से कोई प्रॉब्लम होगा? अब अगर सोर्स सेम रहे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? हाँ, एक बार फिर से चेक करो, क्या सोर्स सेम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है? अब आपको एक चीज समझ में आया कि अभी तो क्योंकि मैंने इतना एम्फेसिस करके ये पॉइंट बताया तो चला, बट एग्जाम में आपसे क्या गलती हो सकता है, आप जनरली दिमाग में क्या रहता है अपना ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें आंसर नो है, यहां पर चीजों को ठीक करके बताया हुआ है, और आप लिख दोगे यस देयर इज नो प्रॉब्लम कंपनी कैन डू बायबैक। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गलत। व्हाई? क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ बायबैक है दिस कैन नॉट बी आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा सेम क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड था, सो दिस बायबैक कैन नॉट बी डन। तो सेकेंड केस में भी आपका बायबैक नहीं होगा।
Guys, is this clear? Guys, is this clear? Okay. आपको गलती समझ में? Very smartly they have put this, keeping the source of purchase as same. तो आपका यहाँ पे आंसर यही रहेगा कि सेकेंड केस में भी आपका आंसर नो ही रहेगा, और यहां पर आप क्या बोलोगे? ड्यू टू, और ड्यू टू आपका सोर्स। ओके, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नवंबर 2020 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा था। नवंबर 2020 में दो क्वेश्चन पूछा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा था। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एसएसपी लिमिटेड इज ₹5 करोड़ which is divided into 50 lakh equity shares of ₹10 each. Okay. The company has issued 30 lakh equity shares for subscription, which was fully subscribed. Okay. The company has called so far ₹8 per share, and it was paid up also. Later on, the company proposed to reduce the nominal value of the share from 10 rupees to 8 rupees and carry out the following proposal. तो आप सबसे पहले तो मुझे बताओ ये कौन से टॉपिक को डील कर रहा है? सबसे पहले अगर आप मुझे बताओ ये कौन से टॉपिक को डील कर रहा है, अगर आप कमेंट सेक्शन पे इसका अटेम्प्ट करो क्विकली। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, करेक्ट। आप यहां पे क्या कर रहे हो? कॉल को वेव ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया? दिस इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन नंबर क्या है? जस्ट फॉर प्रैक्टिस अगर याद है तो वेरी गुड, ऋतिक ने यहाँ पे आंसर किया। इट इज अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट। चलिए अब यहां पर आगे आपको बता रहे रिडक्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल फ्रॉम ₹5 करोड़ divided into 50 lakh shares of ₹10 each to ₹4 crore divided into 50 lakh shares of ₹8 each. Okay. और आगे बता रहा है conversion of 30 lakh partly paid up shares of ₹8 each into fully paid up shares of ₹8 each by relieving the shareholder from making the further payment of ₹2. तो यहां पर आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी आ गया और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी आ गया। ओके, आपका दोनों पार्ट आ चुका है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी। तो ये वाला पार्ट जो हो गया आपके लिए, दिस इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, दिस इज योर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जब आप नॉमिनल वैल्यू को गिरा रहे हो, फेस वैल्यू को, और यहां पर जब आप अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को कम कर रहे हो, 5 करोड़ से 4 करोड़ कर रहे हो, तो ये आपका ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। दिस इज योर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। गाइस क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है स्टेट द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में आपका सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा? अगर आप अपने ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करते हो, with respect to the alteration of share capital, company needs to pass the ordinary resolution. उसके अलावा ये ordinary resolution, this needs to be filed to the ROC। चाहे आप ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ये जाएगा। सेकेंड पार्ट जो आपका डील कर रहा है वो करता है विद रिस्पेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर आपके क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले कंपनी को पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद कंपनी को एप्लीकेशन देना होगा। द एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शुड बी मेड टू, चलो एमसीक्यू, आरओसी, regional director, NCLT, anyone? Very good. NCLT application would be made to the National Company Law Tribunal। National Company Law Tribunal के बाद में आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? You will have to receive the order of tribunal, correct? हालांकि आप चाहो तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस भी लिख सकते हो कि एनसीएलटी फर्दर नोटिस भेजेगा और उनको रिप्लाई का, बट अल्टीमेटली वो कंपनी का काम नहीं है, वो एनसीएलटी का काम है। यू विल रिसीव द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, राइट, जिसमें वो क्या करेंगे? आपके रिडक्शन को सैंक्शन करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी सैंक्शनिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद में एक बार आपका एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया जहां पे आप करोगे, वेरी गुड, नेक्स्ट इज योर पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी the publication of the NCLT order।
इसके बाद में आपको एक और काम करना है, ये जो एनसीएलटी का ऑर्डर आया है, दिस नीड्स टू बी फाइल्ड टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आरओसी इसको रजिस्टर नहीं करेगा तब तक ये फाइनलाइज नहीं माना जाएगा. इसके अलावा देन ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम आरओसी कंफर्मिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. राइट, सो ये ऑब्टेनिंग कर दिया मैंने. यहां पर आ जाएगा ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम आरओसी कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. और ये जो सर्टिफिकेट आपको आरओसी इशू करेगा, ये वैसे आपके आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने सब काम बराबर सही तरीके से किया है. ओके, लेट्स गो अहेड और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं. ये आपका सेम नवंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 5A1, नवंबर 2020. अब देखिए 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन पूछा है. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एबीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी incorporated in New Delhi. The board of directors of the company wants to bring a public issue. देखो एक तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आप एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ोगे. Public issue of 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The board of directors appointed an underwriter for this issue, ensuring the minimum subscription of this issue. The underwriter advised board of directors that due to the current economic situations of the country, it would be better if the company offer these shares. If the company offer these shares at a discount of rupees 1 per share to ensure full subscription of this public issue. सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या public issue में आप discount दे सकते हो? Can you issue shares at discount? Answer is no. तो यहां पर तो गड़बड़ हो गया, अंडरराइटर नालायक है. ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दे अग्रीड द सजेशन ऑफ द अंडरराइटर एंड दे ऑल्सो offered the shares at a discount of rupees 1 share. The company already has offered. The issue was fully subscribed and the shares were allotted to the applicants in the due course. Now decide whether the issue of shares as mentioned above is valid or not as per section 53 of the Companies Act. तो यहां पर क्लियरली एक पॉइंट आ जाएगा कि ये जो आपने शेयर्स इशू किया है, क्या ये वैलिड है कि ये वॉइड है. सो वी नो सेक्शन 53 क्लियरली ये चीज बोलता है, यस और नो. सेक्शन 53, सो दिस इज नॉट अ वैलिड इशू. दिस इज नॉट अ valid issue of shares. Why this is not a valid issue of shares? Because as per section 53, correct, company cannot issue shares at discount. Company cannot issue shares at discount. बस एक ही है आपके पास, except under section 54 which is for sweat equity shares, right. और एक आपके पास exception नया ऐड हुआ है, और if the shares are being issued to the creditors, right, or to issue the creditors. और क्रेडिटर्स को भी आप क्यों इशू कर रहे हो? क्योंकि आप उनके डेट को कन्वर्ट कर रहे हो. व्हेन देयर डेट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, और वो भी ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी से, परसुएंट टू द रेजोल्यूशन प्लान और अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम एज पर आरबीआई, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस. अगर आप करते हो तो ये डीआरएस वो मत ले लेना, अभी टेस्ट मैच चल रहा है, डीआरएस बोल दो, डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, ठीक है, एज पर आरबीआई. तो यहां पर आपको अलाउड है. अदरवाइज अगर आप शेयर्स को इशू करोगे तो इसके अलावा स्टिल इफ द कंपनी इशूज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, void. सो एनी वायलेशन एंड issue of shares at discount
will make the allotment void clearly. और void का मतलब हमने फाउंडेशन में पढ़ा है, not enforceable by law. तो ये तो गलत हो गया. So here therefore it is not valid, it is void. तो आपने ये पूरा पॉइंट समझा दिया. आगे आपसे वो पूछ रहा है, what would be your answer in the above case if the shares are issued to the employees as sweat equity share? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं. स्वेट इक्विटी शेयर के लिए हमने ऑलरेडी लिखा है. तो डाउन एरो करके आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा. इफ द शेयर्स आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स, then there is no problem. These shares can be issued at discount and it is going to be a valid issue. आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछा था, अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, क्लियर? चलिए तो फिर हम लास्ट अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को भी हम फिर यहां पर एंड करेंगे. जनवरी 2021 अटेम्प्ट, राइट? और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3A, 4 मार्क के लिए पूछा और बड़ा ही स्मार्ट सा क्वेश्चन. स्टेट द रीजन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और डिस्काउंट. अब आप बताइए. और आगे आपको पूछा है, राइट इन ब्रीफ द पर्पस फॉर विच द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड. इसमें तो अब मुझे पता है आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर लिख के आओगे, क्योंकि हमने उस पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. तो सबसे पहले तो आप यहां पे लिखो, व्हाट आर द रीजंस फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. तो सबसे पहले आप लिखो कि डिस्काउंट में शेयर्स क्यों इशू करते हो आप. व्हाई द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट? दो रीजन होगा. एक तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर गया है ड्यू टू द लो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, या फिर आप वहां पर क्या बोलोगे, पुअर मार्केट सेंटिमेंट्स. अभी अभी हमने वो एग्जाम वाला क्वेश्चन देखा था कि अंडर राइटर बोलता है मार्केट कंडीशंस खराब है. फिर इसके आगे आप लिख दोगे हाउएवर सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स. ओके, तो ये आ गया आपका फॉर डिस्काउंट. आप मुझे बताइए, व्हाई द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. व्हाई द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. शेयर्स को प्रीमियम पे क्यों इशू किया जाता है? व्हाई द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम? बिकॉज द कंपनी इज हैविंग अ हायर वैल्यूएशन. क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अच्छा है, तो आप यहाँ पे प्रीमियम पे शेयर्स इशू करोगे. दूसरा, प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने का क्या फायदा होता है? कंपनी विल गेट मोर मनी फॉर lesser number of shares, lesser, or you can say same number of shares. कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा. आपको लगता है कि आपका लैंग्वेज थोड़ा वीक है, तो सबसे अच्छा तरीका तो उसमें आप एग्जांपल देके बता दो. लेट्स से अ कंपनी which is having a share of face value ₹10. तो यहां पर 100 रुपीज अगर कंपनी को रेज करना है, तो उसके लिए कंपनी विल हैव टू इशू हाउ मेनी शेयर्स? द कंपनी विल हैव टू इशू 10 शेयर्स. अगर आपने शेयर्स को किस पर इशू किया? एट पार. लेकिन यही मैं आपको बोलूं, फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपीज, इसको आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो लेट्स से 40 रुपीज का, और आपने इसका इशू प्राइस कर दिया 50 रुपीज. तो अब आप देखो, अगर 100 रुपीज रेज करना है, इन दैट केस कंपनी विल हैव टू इशू ओनली 2 शेयर्स, क्योंकि आपने शेयर्स को यहां पर प्रीमियम पे इशू किया. और अगर आप 10 शेयर इशू करोगे तो आपको 100 की जगह 500 रुपीज मिल जाएगा, राइट? तो ये आपका एक पूरा आंसर आपने इधर लिख दिया. अब आप मुझे बताइए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के क्या यूजेस है? इट कैन बी यूज्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट? बोनस इशू के लिए आप उसको यूज कर सकते हो. दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेक्ट? इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी,
डिस्काउंट ऑन इशू या फिर इशू एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो अलग से एक पॉइंट बन जाएगा आपका। फिर आपका पॉइंट आ सकता है इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लेट्स से डिबेंचर्स। और लास्ट पॉइंट आ जाएगा इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। करेक्ट। मैं तो आपको बोलूंगा एक पॉइंट और लिख के आ जाना डाउन एरो देके, और वो पॉइंट क्या होगा कि इसके अलावा अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया तो वो क्या कहलाएगा? एनी अदर यूज, एनी अदर यूज sorry, any other use of securities premium account would be deemed reduction of share capital, right? This is not considered as reduction of share capital. Any other use will be considered as the reduction of share capital. बताइए क्या ये 5 मार्क का आंसर रेडी हुआ आप लोगों के लिए? इज दिस क्लियर? राइट। चलिए तो फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम जनवरी 2021 अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए सब पार्ट 1, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ये देखो, लंडन लिमिटेड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी पास्ड अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन to buy back 30% of its equity share. The articles of the company empower the buyback, examine or explain the provisions of the Companies Act and examine whether the company's proposal is in order. तो आप बताइए फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर करोगे आप? क्या कंपनी का जो प्रपोजल है इज इट इन ऑर्डर? आंसर इज नो। तो आप सिर्फ नो लिख के आओगे वहां पे या आप वहां पर रीजन भी दोगे? नो। व्हाई? ड्यू टू two reasons. One is what? The limit of buyback is maximum 25%, और दूसरा कंपनी नीड्स टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब देखो सेकेंड पार्ट, क्या अब आप ट्रैप में फंसोगे? वुड योर आंसर बी स्टिल सेम इन केस द कंपनी instead of 30% decides to do a buyback of only 20%? Answer is yes. तब भी जो बायबैक है वो that is not in order, correct? And why? Due to the company passing ordinary resolution instead of special resolution, right? The company has passed the ordinary resolution instead of special resolution. तो आप ये देखिए, ये पिछले 6 अटेम्प्ट्स के हमने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के पास्ट क्वेश्चंस को कवर किया। आई एम श्योर यहां से हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप भी हो गए। राइट इशू, बोनस इशू, बायबैक, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ द शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मेंबरशिप के ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन वाले प्रोविजन, वोटिंग राइट्स के क्वेश्चन। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुए। एक ये क्वेश्चन तो आपके पास देखो रिपीटेड भी आ गया, करेक्ट? तो ये फायदा होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को जब भी आप रिवाइज करोगे एक तो आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से ब्रश अप हो जाता है, इसके अलावा आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को साथ साथ में रिवाइज कर लेते हो। अभी आप देखो हमने बायबैक को 3-4 बार रिवाइज कर लिया जस्ट पीवाईक्यू सेशन में। आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाता है कि एक आंसर को आपको किस तरीके से लिखना है। हम यहाँ पर जो टेंटेटिवली मिस्टेक्स हो सकते हैं, जिनको मैं तो मिस्टेक भी नहीं, मैं ब्लंडर बोलूंगा, क्योंकि इट कैन कॉस्ट यू वे टू मच, राइट? सो ये ब्लंडर्स जो होते हैं इनको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो आइडेंटिफाई कर लेंगे और दूसरा इसको हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमारा पीवाईक्यू सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन हम करेंगे फॉर चैप्टर नंबर 3 with respect to the prospectus and allotment of securities. So that's it for this lecture. Take care. Bye bye. Happy learning.